स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और मॉनसून प्रदेशों में दस्तक दे चुका है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश का हाई अलर्ट प्रदेशों में जारी कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश शामिल है। वहीं अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मथुरा के दौरे पर रहेंगे, जहां कई उनके कार्यक्रम तय हैं। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की, तो 27 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी पधारने वाले हैं और मेरा बूथ सबसे मजबूत इस अभियान की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले मौसम पर बात करेंगे और हमारे साथ रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा जुड़ चुके हैं, उमरिया से धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रायपुर से मैनेजिंग एडिटर बलबीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाडरवारा से विनोद चौकसी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं लखनऊ से अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुद्रप्रयाग कुलदीप राणा जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। यहां पर 3 दिन का रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा भी वहां पर शुरू होने वाली है। क्या कुछ जानकारी उत्तराखंड में मौसम को लेकर? हो रखा है तैयारियां कर दी हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी सख्त तौर पे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ताकि किसी भी दशा में कोई अगर आपदा आती है या कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए अधिकारी तैयार रहे। उसके अलावा डीडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो तमाम विभागीय टीमें हैं, चाहे उसकी लोक निर्माण विभाग की बात करें, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग एनएच की बात करें, इन विभागों को अलर्ट किया गया है कि वो 24 घंटे तत्पर रहे। अगर कोई भी आपदा आती है या किसी भी खराब स्थिति होती है बारिश की वजह से, तो उससे निपटने के लिए ये विभाग तैयार रहे। इसके साथ ही जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो डेंजर जोन है, जिन स्थानों पर डेंजर जोन है, उन स्थानों पर जेसीबी मशीन तैनात करने की बात की गई है। और उसके साथ ही जो वहां पे मजदूर है, मजदूरों की तैनाती की बात की गई है, ताकि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग कुलदीप जी, जिस तरह से बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है, स्थानीय लोगों को परेशानियां हो रही है। वही अगर जोशीमठ की बात करें तो वहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि वहां की स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। जी, निश्चित तौर पे, क्योंकि जोशीमठ के हालात पहले से ही काफी खस्ता हाल है। वहां पे लगातार दरारें पड़ रही हैं, दरक रहा है जोशीमठ। इस लिहाज से जोशीमठ कहीं ना कहीं खतरे के मुहाने पे खड़ा है और प्रशासन ने यहाँ पे ऐसा तैयारियां कर रखी हैं। अगर किसी भी तरह की जो परिवार, जिन परिवारों का विस्थापन होना था, जो परिवार खतरनाक स्थानों पे है, उन घरों को पहले ही वहां पे चिन्हित कर दिया था कि वो घर छोड़ के चले जाए। और जिन परिवारों में अभी हल्की दरारें जिन मकानों में पड़ी हुई है, तो उनको भी एहतियात के तौर पे अन्यत्र शिफ्ट होने की सलाह प्रशासन ने दे रखी है। लेकिन उसके अलावा अगर बारिश आती है, बारिश की वजह से अगर कोई ज्यादा विकट स्थिति वहां पे पैदा होती है, तो प्रशासन ने वहां की स्थानीय तहसील प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि वहां पे जिन लोगों का विस्थापन होना है, जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाना है, उन लोगों को भेजने के लिए टीमें गठित वहां पे कर रखी है। इसके अलावा अगर अभी बारिश की स्थिति बताए तो केदारनाथ धाम में हल्की बारिश रुक रुक के आ रही है और बद्रीनाथ धाम में भी कमोबेश एक जैसी स्थिति है। लेकिन निचले इलाके की बात करें तो यहाँ पे हल्की गुनगुनी धूप अभी है और अलकनंदा, मंदाकिनी नदियों का जलस्तर भी अभी खतरे के मुहाने से नीचे है। अभी बहुत ज्यादा खतरे की स्थिति यहाँ पे है। जी ठीक है कुलदीप जी, हमारे साथ उमरिया से धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी भी बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की ओर रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी, मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का क्या संभावना जताई गई है, क्योंकि अगले 3 दिन तक 24 से 27 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मध्य प्रदेश में भी? 8 दिन आसपास कहा जा रहा है कि पर 2 दिन धूप कहीं बात करती है। और जी ठीक है धीरेन्द्र जी, हमारे साथ अनूप जी भी बने हुए हैं लखनऊ से। अनूप जी, उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया और जिस तरह से हीट स्ट्रोक से लोगों की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, जिससे गर्मी से तो राहत मिली है लोगों को बारिश से, लेकिन जलभराव की स्थिति भी कई जगह पर देखी जा रही है और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं इससे।
जी, इसका देखिए लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में एक रेड अलर्ट, येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ 3 दिन भारी बारिश के आसार है और मानसून की जो दस्तक है वो सिद्धार्थनगर से जो आ रहा है, तो इसको देखते हुए जो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का हिस्सा है वहां पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आज भी लखनऊ में बारिश के आसार है, कहीं कहीं बारिश हो भी रही है और बिल्कुल बारिश होने वाली संभावना यहाँ बिल्कुल दिख रही है। तो अगर देखा जाए गर्मी से राहत है, तो लू की बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ का जो टेम्परेचर था उत्तर प्रदेश में लखनऊ का, वो करीब 44-45 तक जा रहा था। बड़ी मौतें भी हो रही थी। लोग लू से बचाव के मुख्यमंत्री ने भी इस पे संज्ञान लिया था, कई तैयारियां की जा रही थी। तो जब से बारिश हुई है और मानसून आया है, तो एक बहुत बड़ी राहत जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को मिली है यहाँ। जी बिल्कुल अनूप जी, हमारे साथ रायपुर से मैनेजिंग एडिटर बलबीर सिंह जी भी बने हुए हैं। बलबीर जी, विधानसभा चुनाव होने हैं इसी वर्ष आखिरी में और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है और इसी बीच सरकार द्वारा जो कर्ज लिया गया था उसमें जो भाजपा ने बयान दिया था उस पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान सामने आए हैं। उनका कहना है कि भाजपा को झूठ बोलने की आदत है और इस तरह के अनर्गल बयान जो है वो लगातार सामने आते रहते हैं। और जहाँ तक कर्जा लेने की बात, सभी सरकारों देखिए, आप सभी सरकारें बिना कर्जे के तो कोई सरकार काम कर ही नहीं पाती है जी। और भूपेश बघेल का जो कहना है कि हमें समय पर जीएसटी रिटर्न का जो हमारे हिस्से का जो पैसा है वो नहीं मिल पाता है। धान के मामले में उनका कहना है कि धान का जो केंद्र सरकार से जो हिस्सा मिलता है वो भी पर्याप्त समय पर नहीं मिल पाता है और प्रदेश में विकास के लिए पैसे तो चाहिए, इसलिए वो कर्जे तो लेते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हम जो कर्जे ले रहे हैं और भाजपा के टाइम जो कर्जा था उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमने उतना कर्जा नहीं लिया है जितना भाजपा के दौर पे होता था। जी, लेकिन बलबीर जी, इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो कंपैरिजन भी कर रहे हैं बाकी जो प्रदेश है उनसे। जैसे उनका कहना है कि आप हमारी वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो निकाल के कंपैरिजन कर लीजिए। हमारे हिस्से का पैसा भारत सरकार नहीं दे रही है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। हाँ, यही तो मैंने कहा कि जीएसटी और अन्य चीजों पे लेकर वो भारत सरकार पे ही आरोप लगाते हैं कि हमें पर्याप्त समय पे पर्याप्त पैसा जो बनता है, हमारे हक का पैसा वो नहीं देती है। इसकी वजह से हमें, उसके बावजूद भूपेश सरकार का ये कहना है, जो आंकड़े भी बताते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी दर कम है, हमारे यहाँ जो खरीदी का जो हिसाब किताब है किसानों से लेकर आम मजदूर तक का उनके बराबर बाजार में हिस्सेदारी है। तो इसलिए भूपेश बघेल का ये कहना है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ का आम आदमी खुशहाल है। कर्जा हमने लिया है लेकिन हमारे यहाँ के लोग खुशहाल है, हमारी खरीदी पावर ज्यादा है। हाँ, लेकिन उनकी शिकायत भी है कि अगर केंद्र सरकार हमें समय पर अगर ये पैसा देती है तो हमारे यहाँ और भी बेहतर स्थिति होती। जी ठीक है बलबीर जी, हमारे साथ गाडरवारा से विनोद चौक से भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, किसान लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, यहाँ पर अनाज मंडी नहीं खुल रही है और बताया जा रहा है कि 2 साल पहले ही इस मंडी का शुभारंभ हो चुका है लेकिन अभी तक उसमें काम चालू नहीं हुआ है। जी, सबसे पहले तो मैं वीआईपी चैनल का व्यक्तिगत तौर पे आभार व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि ये लाइव रिपोर्टर जो कार्यक्रम है इसके जरिए नागरिकता की बात पहुंचवाती है। मैं आपको बता दूं, साइंकेड़ा की जो कृषि जो अनाज मंडी है, साइंकेड़ा की जो कृषि अनाज मंडी है 2 साल से ज्यादा, 2 साल 5 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी द्वारा इस मंडी का शुभारंभ किया गया था, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और मंच से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि अब यह मंडी बंद नहीं होगी। हैरानी की बात है, चुनावी साल है और अभी मंडी बंद है। किसान अपनी गेहूं के लिए परेशान रहे और अब मूंग बेचने के लिए दूसरी मंडियों में जा रहे हैं। किसान लुटता नजर आ रहा है और आज भी यह मंडी चालू नहीं हुई है। जी विनोद जी, लेकिन इसको लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल का क्या कुछ कहना है, क्योंकि उन्हीं के यहाँ तो इस मंडी का शुभारंभ हुआ था और अब इस तरीके की किसान की जो दशा देखी जा रही है, जहाँ एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार जो है वो लगातार दावे कर रही है कि किसानों को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो रही और दूसरी ओर ये तस्वीर देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, कृषि मंत्री के जो कमल पटेल जी हैं, जब से मंडी का शुभारंभ करके गए हैं, जब से यहाँ पर साइंकेड़ा एक भी बार लौटे नहीं है। मैं बार बार इस क्षेत्र में देखता हूँ कि बड़े बड़े नेता आते हैं लेकिन कृषि मंत्री यहाँ आते नहीं है। किसान धरना करते हैं, बार बार मंडी चालू करने की बात कहते हैं। किसान 70 किलोमीटर कभी पेपरिया जाता है, कभी बरेली जाता है, कभी गाडरवारा,
कभी करेली अपना अनाज के लिए जाता है। किसान लगातार लुट रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी जो किसान का बेटा अपने आप को कहते हैं, लेकिन हैरानी की बात है बड़ी बड़ी योजना वो चालू कर देते हैं, लेकिन ये पुरानी योजना मंच से बड़े बड़े वादे किए गए थे कृषि मंत्री ने कि अब यह मंडी बंद नहीं होगी, लेकिन 2 साल और 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जब से शुभारंभ करके इस मंडी का गए हैं। यह मंडी चालू नहीं हुई है और हजारों किसान मंडी चालू करने की रास्ता देख रहे हैं। ठीक है विनोद जी, हमारे साथ उमरिया से धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी भी बने हुए। धीरेन्द्र जी, जिस तरह से आप सुन रहे थे, विनोद जी ने हमें बताया कि किसान का मध्य प्रदेश में क्या हाल हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसान इस तरह से परेशान हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को लगेगा। देखिए, आपको बता दें अभी हाल ही में यहाँ के भी किसान ने, कोई उमरिया जिले के कुछ किसानों ने पानी को लेकर समस्या लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया था जी, और इसमें कांग्रेस ने भी उनका साथ दिया था। तो निश्चित तौर पे अगर किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी तो कांग्रेस का पूरा यहाँ पर फुल सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। आपको बता दें हाल ही में कांग्रेस बीजेपी से कई कद्दावर नेता अभी 2-3 दिन से कटनी और उमरिया से छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया है। ये भी एक प्रकार का भाजपा की चिंता बढ़ा रही है। ऊपर से अभी शिवराज सिंह चौहान जी का एक बयान आया कल विपक्ष के उसमें कि ये एक प्रकार की बंदर और हाथी की टोली एक साथ हो गई है। उसी में कमलनाथ जी ने उनके जवाब में दिया कि बंदर की टोली राम जी के साथ थी, तो अब राम जी किसके साथ है ये देखने वाली बात है। इसी प्रकार देखा जा रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलते नजर आ रहा है। लेकिन धीरेन्द्र जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने भी जो वायदे पहले किए थे किसानों के लिए उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। किसानों के लिए जो बातें कही गई थी वो पूरी नहीं की गई और इसीलिए कांग्रेस की सरकार चली गई थी और फिर शिवराज सरकार आई थी और शिवराज सरकार में भी वही हाल देखने को मिल रहा है किसानों का। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें पूरा समय नहीं मिल पाया। 15 महीने की सरकार में उन्होंने बहुत से किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन कुछ दगाबाज लोगों ने बीजेपी का साथ दिया, जिससे हमने कांग्रेस का जो वादा पूरा होना था वह पूरा नहीं हो पाया। और जिन्होंने 15 महीनों में जितना हमने काम किया वह भाजपा विगत 20 वर्षों में काम नहीं किया। बस ये आरोप प्रत्यारोप का कार्यक्रम ये दोनों पार्टी के रूप में चल रहा है। परेशान सिर्फ किसान और जो रोजगार के लिए तलाश रहे युवा लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इस युवाओं का रुझान किधर जा रहा है, किसान का कहाँ जा रहा है। लेकिन ये देखा जाए कि किसान जो कांग्रेस ने भी ये 2-3 वादे किए हैं, वचन पत्र दिया है, उसका कुछ असर तो दिखाई दे रहा है कांग्रेस के समर्थन में। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, हमारे साथ लखनऊ से अनूप जी बने हुए हैं। अनूप जी, लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की बैठक हो गई है। महाबैठक का दूसरा चरण 12 जुलाई को शिमला में होने वाला है। क्या लगता है महागठबंधन तो यहाँ पर हो गया है, लेकिन क्या जो विपक्ष है वो पूरी तरह से एकजुट हो पाएगा? कल जो बैठक थी महाविपक्ष की, महागठबंधन की, उसको लेकर के करीब कई पार्टियां 17 पार्टियां एकजुट हुई थी। लेकिन उसी बीच में अरविंद केजरीवाल का और कांग्रेस का एक विरोधाभास नजर आया, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस पास किया है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में, उसके सपोर्ट में अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस हमको समर्थन करे, लेकिन कांग्रेस ने उससे साफ मना कर दिया है कि हम उससे कोई भी आपका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के कांग्रेस अरविंद केजरीवाल तुरंत ही दिल्ली वापस चले गए थे और गठबंधन की बैठक के बाद जो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें केजरीवाल शामिल नहीं हो पाए थे। साथ साथ में देखा जाए तो जयंत चौधरी जो उत्तर प्रदेश पश्चिम में एक बड़ा प्रभाव माना जाता है, वहां पे जाट वोटरों पे उनकी अच्छी पकड़ है, वो भी शामिल नहीं हो पाए थे। अब सवाल ये उठता है कि जो इतनी पार्टियां आ रही हैं वो कांग्रेस को एक्सेप्ट कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कांग्रेस को लेकर के ही ममता बनर्जी ने एक कांग्रेस को चेतावनी दी थी कि आप हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन मत करिए। इसी तरीके से जो है दिल्ली में भी केजरीवाल ने कांग्रेस को घेरा। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का स्टैंड कहाँ पे आता है, कांग्रेस कहाँ पे खड़ी होती है कि वो अन्य दलों को लेकर के चल सकती है या अन्य दल कांग्रेस को साथ लेकर के चल सकते हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप अनूप जी, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद का भी बयान कांग्रेस को लेकर सामने आया था, जहां उन्होंने राहुल गांधी को लेकर ये बयान दिया था कि राहुल गांधी दूल्हा बनेंगे, बाकी सब बाराती बनेंगे। देखिए, वो एक हास्य कह सकते हैं कि एक मजाक के तौर पे देखा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पीएम पद के लिए राहुल गांधी का चेहरा सामने लेकर आ रहे हैं, वो ऐसा माना जा सकता है।
देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बातों ही बातों में एक समझदार के लिए इशारा काफी है वाली कहावत को सबसे चरितार्थ कर सकते हैं कि राहुल गांधी को पीएम के चेहरे के रूप में अगर तो उन्होंने कह दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी तो अभी अयोग्य घोषित हो चुके हैं, उनका मामला कोर्ट में चल रहा है। यदि वो बहाल होते हैं, 2 साल के बाद बहाल होते हैं, तब देखा जाएगा कि वो पीएम कैंडिडेट बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अभी तो यही है कि वो आयोग घोषित, उनकी संसदीय भी चली गई। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक विपक्ष में अब प्रधानमंत्री की दौड़ में अगर राहुल गांधी को आगे खड़ा करेंगे तो अखिलेश यादव क्या उनको स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और यदि 80 लोकसभा सीटों में महागठबंधन हो जाता है, एक बार हम मान लेते हैं कि 80 में से 70 सीटें समाजवादी पार्टी की आ जाती है, तो क्या 70 सीटों वाले अखिलेश यादव क्या ये नहीं चाहेंगे कि हमको पीएम का कैंडिडेट बनाया जाए? तो देखिए, ये कोशिश हो सकती, विपक्ष प्रयास भी कर रहा है और ये सफलता भी हो सकती है। देखिए, ये तो समय बताएगा। और पहले भी आप अतीत में जाके देखिए तो अतीत में भी गठबंधन से ही जो कांग्रेस को हराया गया था। तो ये ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, लेकिन ये है कि विपक्ष एकजुट हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल अनूप जी, हमारे साथ रायपुर से बलवीर सिंह मैनेजिंग एडिटर भी बने हुए हैं। बलवीर जी, चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए और कई तरीके की बातें इस दौरान निकलकर सामने आई। अगर हम कांग्रेस की सीटों को लेकर बात करें तो कांग्रेस को लेकर तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरह से हमने पहले भी चर्चा की थी कि दिल्ली और पंजाब से आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस को सीट मिले, ममता बनर्जी बंगाल से नहीं चाहती कांग्रेस को सीट मिले और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी इसको लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरह से वो विपक्षी दलों की बैठक पर भाजपा के बयान को झुठला रहे हैं। हमेशा जब भी गठबंधन की सरकार बनाना की राजनीति शुरू होती है जी, तो ये मान के चलिए कि देश में जिनकी पकड़ ज्यादा है वहां के विधायक या वो संख्या में ज्यादा है, तो बट नेचुरल है कि वो चाहेंगे कि हम हमारे यहाँ पे हमारी शर्तों के हिसाब से कांग्रेस मतलब तालमेल बैठा ले सीटों पे। तो ये तो बड़ा दिल हर दल को दिखाना पड़ेगा जी। वो अगर बंगाल की बात है तो ममता बनर्जी के सामने थोड़े से हथियार डालने पड़ेंगे। अगर यूपी है तो सीधी सी बात है कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी के साथ, सपा के साथ उनको बड़ा दिल दिखा के सीटें छोड़नी पड़ेंगी। तो ये तो तय है कि बलवीर जी, सवाल यही तो है ना, फिर कांग्रेस जाएगी कहाँ जब हर जगह बड़ा दिल दिखाएगी, बंगाल से भी सीटें छोड़ेगी, दिल्ली पंजाब से भी सीटें छोड़ेगी, तो फिर कहाँ जाएगी कांग्रेस? यही तो है। जैसे अभी कर्नाटक है, एमपी है और छत्तीसगढ़ है, ऐसे कांग्रेस के पास राजस्थान है, उत्तरांचल है, ऐसे बहुत से स्टेट कांग्रेस के पास अभी भी प्रमुख रूप से बचे हुए हैं जहाँ पे वो लंबी सीटें लेके आ सकती है। और गठबंधन में ऐसा नहीं है कि आप पूरी सीटें छोड़ें, आपको एक दल के रूप में मान्यता तो देनी पड़ेगी हर प्रदेश को कि भैया इनके एक प्रतिशत के हिसाब से सीटें छोड़ी जाए। अगर अखिलेश यादव को लगता है कि यूपी में मैं 70 में से 70 सीटें जीत सकता हूं, तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर ईमानदारी से अगर उसको कैलकुलेट किया जाए कि भैया मैं 70 में से 40 या 50 सीट जीत सकता हूं, तो 50 सीटें या 40 सीट जो बचती हैं उनको तो मुझे देना ही पड़ेगा। अब इसमें ये बनता है कि उसमें लालू यादव के लोगों को दी जाए, कांग्रेस को दी जाए या ममता या आप या किसको दी जाए, ये एक तालमेल बैठाना पड़ेगा। अभी तो शुरुआती दौर की बात है, अभी तो ये लंबी चलेगी और एक के बाद एक फार्मूले आएंगे और ये फार्मूला प्रीफाई होते होते अंत में एक ऐसा निचोड़ बनेगा कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सके। लेकिन हाँ, इसके पहले आप जो बोल रही हैं कि सनातनी वाला माहौल, तो जब तक कोई फार्मूला नहीं बनेगा रहेगी। हर आदमी चाहेगा कि उसकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिले ताकि से उसका प्रधानमंत्री पद पे दावेदारी मजबूत हो। जी जी बिल्कुल बलवीर जी, लेकिन छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के दौरे लगातार वहां पर जारी है। जैसे कुछ दिन पहले अमित शाह भी वहां पहुंचे थे और दुर्ग में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि महागठबंधन, भले ही विपक्ष एकजुट हो जाए, महागठबंधन उनका हो जाए, लेकिन मोदी को हराना नामुमकिन है। जी हाँ, ये तो देखिए आप सीधी सी बात है, भाजपा इस टाइम केंद्रीय सत्ता के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी है। उसके सांसद भी 300 के आसपास हैं। तो यह स्पष्ट है कि एक नजर में देखा जाए तो लगता तो यही है कि भाजपा बहुत मजबूत है।
लेकिन अभी एक 2-4 दिनों में जो पूरा विपक्ष इकट्ठा होने की स्थिति में अपने आप को दिखा रहा है, पेश कर रहा है और एक दूसरे से बातचीत का जो दौर चल रहा है, उससे यह भी तय है कि अगर गठबंधन हो जाता है विपक्षी दलों में आपस में, तो भाजपा के लिए आसान नहीं होगा ये 2024 का चुनाव। जी ठीक है बलवीर जी, हमारे साथ लखनऊ से अनूप जी बने हुए हैं। अनूप जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है, महाजनसंपर्क अभियान को वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी है, इसके साथ अन्य प्रदेशों में भी है और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। जी, इसका देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संगठन और सरकार के लगभग सभी लोग जो है महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने के पूरी जी तोड़ से लगे हुए हैं। इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो है मथुरा का दौरा है और इसके बाद नोएडा का दौरा है। मथुरा में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ में उनके साथ राधा मोहन सिंह जो प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं वो भी शामिल होंगे। साथ साथ में जो ब्रज क्षेत्र कॉरिडोर का भी जो है निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ साथ में मंदिर में पूजा भी जो है कृष्ण जन्म स्थान के भी दर्शन करेंगे। साथ साथ में अन्य कई कार्यक्रम उनके स्थानीय संवाद है और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक भी है। तो इसको देखते हुए लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके साथ साथ में 27 जून से 30 जून तक मेरा बूथ सबसे मजबूत करके एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश से 500 कार्यकर्ता शामिल किए जाएंगे और भोपाल पे जो कार्यक्रम है उसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, जिसमें 3000 कार्यकर्ता जुड़ेंगे और साथ साथ में 10,000 कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे। तो एक 2024 को चुनाव को देखते हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और उत्तर प्रदेश में खास करके देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रियों का एक जमावड़ा लगा हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर और आपके जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसके साथ साथ में जो है राधा मोहन सिंह। जी ठीक है अनूप जी, 2024 पर तो सभी पार्टियों की नजर बनी हुई है। खासकर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार रणनीतियां बना रही है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का अभियान है भोपाल से जिसकी शुरुआत हो रही है और जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दा इस बार देखा जाएगा? क्योंकि कर्नाटक में हमने देखा कि बीजेपी धर्म के मुद्दे पर थी, और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो जब प्रियंका गांधी ने जबलपुर से शंखनाद किया था तो उनका भी मुद्दा वही था, धर्म के मुद्दे पर ही वो आगे बढ़ रही थी। अब क्या मुद्दा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा धर्म का और हिंदुत्व का तो प्राथमिकता के आधार पर रहता है जी। और वो हमें लगता है कि इस बार भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के पहले जो चुनाव लड़ा था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं मंदिर जरूर बनवाऊंगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के बाद धर्म के मुद्दे के साथ साथ में जम्मू कश्मीर में 370 का भी मुद्दा रहेगा, कि उन्होंने जो हमेशा अपने घोषणा पत्र में बताया है कि जम्मू कश्मीर 370 उनका प्राथमिकता में था, राम मंदिर प्राथमिकता में था, और जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर उन्होंने बनाया है उसको भी वो जरूर दिखाएंगे। इसके साथ में ब्रज क्षेत्र जो अभी कहते हैं कि मथुरा बाकी है, राम अयोध्या काशी झांकी और मथुरा बाकी है, तो वो एक जो नारा उनका है उस पे भी आगे मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जा सकता है कि भाई हम मथुरा को भी जो है एक डेवलपमेंट करने का और एक पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ में जो मेन मुद्दा एक ये है कि जो कोविड काल में प्रधानमंत्री के द्वारा 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में राशन दिया गया है उसका भी प्रचार प्रसार जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। साथ साथ में जो आवास दिए गए हैं प्रधानमंत्री आवास, उनको भी कहीं न कहीं एक प्रमुख मुद्दे के रूप में शामिल किया जाएगा। जी बिल्कुल अनूप जी, हमारे साथ उमरिया से धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी भी बने हुए हैं लगातार। धीरेन्द्र जी, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोनों राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस में तगड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। 2 विधानसभा सीट बांधवगढ़ और मानपुर, जिस पर दोनों ही पार्टियों की नजर बनी हुई है और इसको लेकर दोनों ही पार्टियां कड़ी तैयारियां कर रही है। क्या कुछ प्रक्रिया देखने को मिल रही है पार्टियों की? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ उमरिया जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र, दोनों में भाजपा का कब्जा विगत 20 वर्षों से है जी। यहाँ मीना सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री हैं और शिवनारायण सिंह जो कि बांधवगढ़ विधानसभा के विधायक है। लेकिन आपको बता दें इस बार चुनाव बड़ा टक्कर में है, क्योंकि कांग्रेस से सीट मांगने के लिए ज्यादा प्रत्याशी दिख रहे हैं। करीब 8 से 9 प्रत्याशी बांधवगढ़ विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी से 3 से 4 प्रत्याशी दिख रहे हैं, जिसमें पूर्व ज्ञान सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री थे और कद्दावर नेता हैं भाजपा के, वो अपने बेटे
शिवनारायण सिंह के लिए पुनः पूरी तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह दौरा कर रहे हैं। क्योंकि इस बार देखा जा रहा है, लोगों से बातचीत करके पता चल रहा है कि भाजपा अपने आंतरिक सर्वे कराकर इस बार कहीं टिकट न काट दे। और इसी प्रकार मानपुर में भी है, मानपुर में भी कांग्रेस के कुछ ज्यादा ही प्रत्याशी अपने केंद्रीय नेताओं के पास जा जाकर टिकट के लिए मांग रहे हैं। और हाल ही में आपको बता दें 22 से 27 जून जो गौरव यात्रा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, बालाघाट में इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया और समापन शहडोल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसका असर तो आप जान लीजिए कि भाजपा को जरूर दिखेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुल क्षेत्र बहुत है और आदिवासी का रुझान कहीं ना कहीं भाजपा की ओर कुछ वर्षों से बढ़ा है। क्योंकि जो योजना अगर सीटों को लेकर बात करें, सीटों के बंटवारों को लेकर बात करें, तो जब भाजपा में सिंधिया शामिल हुए थे, सिंधिया समर्थक शामिल हुए थे, तब उस टाइम पर काफी असमंजस देखने को मिला था सीटों को लेकर। इस बार कितना भाजपा में अंतर्कलेश देखने को मिलेगा सीटों को लेकर, क्योंकि सिंधिया और सिंधिया समर्थकों को लेकर सीटों में लगातार अनबन बनी रहती है। देखिए, अभी हाल ही में जो सिंधिया के साथ गए हुए कुछ नेता थे वो पुनः कांग्रेस में आ गए हैं। इसका असर तो सीधे भाजपा में दिख रहा है, कांग्रेस में इसका असर दिख रहा है, जो कांग्रेस को फायदा मिलेगा। मैंने अभी आपको बताया कि कटनी और आसपास के कुछ भाजपा के जो कद्दावर नेता, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, ये कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं कुछ नाराजगी के चलते। इसलिए कांग्रेस को कुछ न कुछ अगर मेहनत करेगी तो इसका विधानसभा चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। जी धीरेन्द्र जी, बिल्कुल हमारे साथ गाडरवारा से विनोद चौकसे भी लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से आपने बताया किसानों का हाल वहां पर जो हो रहा है, किसान लगातार परेशान हो रहे हैं और कृषि मंत्री कमल पटेल इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। विपक्ष की क्या कुछ प्रक्रिया इसको लेकर सामने आ रही है? विपक्ष की भूमिका तो बिल्कुल शून्य के समान है। मैं आपको बता दूं, लगातार यहाँ पर किसान मांग कर रहे हैं, 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन अब चुनावी साल है, कुछ बातें अब किसान जो कांग्रेस भी है अब किसानों के मुद्दे को लेकर वो आगे आ चुकी है। नरसिंहपुर में एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा अब होने वाला है इन्हीं सब मुद्दों को लिए, चाहे विद्युत की हम बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे किसानों के कर्ज को लेकर बात करें, गैस की टंकी को लेकर हम बात करें, जो नारी सम्मान योजना के संबंध में जो कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है इसकी बात करें। कांग्रेस की जो प्रचार प्रसार है पूरी नरसिंहपुर जिला में अब देखे जाने लगा है। लेकिन हैरानी की बात यही है कि मैं एक बार फिर किसानों की बात आपके सामने बीच में रखता हूं कि 2 साल 5 महीने से ज्यादा इस मंडी का शुभारंभ हुए हो गए। हैरानी की बात है, मध्य प्रदेश सरकार नई नई योजना के लिए लोगों का काम चला रही है, आगे ला रही है कि हमने ये कर दिया, हमने लाडली बहना चला दी, हमने अब गाय के लिए ये योजना चला दी, हमने ये योजना चला दी। लेकिन किसानों की बात बता रहे हैं, गाडरवारा की अगर बात करें तो आप ही के थ्रू हमें ये जानकारी मिली थी कि नारी सम्मान योजना भी गाडरवारा में जोरों पर चल रही है, वही लाडली बहना योजना भी ना गाडरवारा में जोरों पर चल रही है। लोगों की क्या कुछ प्रक्रिया सामने आ रही है इसको देखकर? अब प्रक्रिया तो यही सामने आ रही है, लोग यही देखना चाह रहे हैं कि आखिर भरोसा किस पे किया जाए। ये अंदर की बात है, लोग खुलकर बोल भी नहीं पाते, लेकिन चुनावी बहुत टक्कर है, कांटे की टक्कर है। नरसिंहपुर जिला में 4 विधानसभा सीट में कांटे की टक्कर। लेकिन किसानों की बात मैंने जो शुरू की थी तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं किसानों की अनाज मंडी में ही खड़ा हुआ हूँ। इस अनाज मंडी में चारों तरफ से दीवार टूट चुकी है, मंडी का गेट टूट चुका है, जो मंडी कार्यालय बना था वो टूट चुका है। और विनोद जी, वहाँ की तस्वीरें हम अगर देख पाए तो क्या कुछ स्थिति अभी वहाँ किसान मंडी की बनी हुई है? मंडो की आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये पूरा ये मैं मंडी की बिल्डिंग के सामने ही खड़ा हुआ हूँ। मंडी की बिल्डिंग टूट चुकी है, पानी की टंकी टूट चुकी है, दूर है यहाँ पर, और चारों तरफ पूरे झाड़ लग गए हैं, उग गया है। बरसात में अब फिर बारिश चालू हो गई है, फिर चारों तरफ पेड़ घास फिर उग आएगी। हैरानी की बात यह है कि जो आदरणीय कृषि मंत्री जी हैं कमल पटेल जी, शुभारंभ करने के बाद एक भी बार यहाँ साईंखड़ा नगर नहीं आए हैं। किसानों से एक बार वादा करके फिर से चले जाते कि आपकी मंडी चालू हो जाएगी। किसान लुट रहा है। अब तक जो शासकीय जो मूंग केंद्र खुले जाने थे वो भी अभी खुले नहीं है। किसान अपना जो मूंग है वो दूसरी मंडियों में बेच रहा है।
7500 की मूंग 6800 रुपए 6500 रुपए में किसान लुटता नजर आ रहा है। जी ठीक है मनोज जी, हमारे साथ लखनऊ से अनूप मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। अनूप जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहूंगी, जिस तरह से कर्नाटक सरकार की हम बात करें तो कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद जो सावरकर के पाठ थे वो बच्चों की शिक्षा से पाठ्यक्रम से हटा दिए गए, और यूपी की हम बात करें तो यूपी में सावरकर के पाठ्यक्रम जो हैं वो शामिल कर लिए गए हैं। इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए जिस तरीके से कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहाँ की कांग्रेस सरकार ने सावरकर और आरएसएस के संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवार जी, उनकी जो जीवनी थी, उनका जो परिचय था, उनकी जो कहानियां थी, उन सबको हटाने का जो है निर्णय लिया है। उसमें एक बैठक भी हो गई थी। लेकिन उसके अगर जो देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 50 ऐसे पाठ्यक्रमों को जोड़ा जा रहा है जो हमारे जो वीर पुरुष थे, हमारे जो भगत सिंह आजाद, हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे सेना नायक थे, हमारे जो है जो महापुरुष थे, उनकी जीवनी को उनको पढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं देखिए कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है। कांग्रेस कहीं न कहीं एक कह सकती है कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जनता को दिग्भ्रमित होती रहती कि आखिर कौन उनका हीरो है, किसको अपना हीरो माने, सावरकर को हीरो माने, बलिराम हेडगेवार को हीरो माने, या जो कांग्रेस के द्वारा टीपू सुल्तान है उनको हीरो माने। तो ये एक बहुत बड़ी विकट परिस्थिति रही है कि सरकार अपनी राजनीति में, जो राजनीतिक दल है उसमें जनता की इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूली पाठ्यक्रम है, उसमें कहीं एक स्थायित्व होना चाहिए। जी बिल्कुल अनूप जी, ठीक कह रहे हैं आप। विद्यार्थियों में इसको लेकर काफी कंफ्यूजन नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अलग अपने पाठ उसमें करवा रही है, और अगर कर्नाटक की बात करें तो जिस तरह से वहां से हटाया और यूपी में उसको इंक्लूड कर दिया गया, सारे जो कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में इसको किया गया है, और जिस तरह से आपने बताया कि 50 और ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके बारे में, जिनकी जीवन का गाथा उसमें शामिल कर दी गई है, तो इसको लेकर बच्चों में बड़ा असमंजस बना हुआ दिखाई देगा कि किस पर वो भरोसा करें। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं और इसमें बच्चों के अंदर एक बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ में एक बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम में जो बदलाव होता है उसको लेकर के आगे जो स्थितियां होती हैं, जो अन्य जो उच्च स्तर के क्लासेस में जाती, कक्षाओं में जाती, तो वहां पे भी उनकी जानकारी का अभाव हो जाता है। फिर उससे संबंधित पाठ्यक्रम आ जाते हैं, उससे संबंधित जनरल नॉलेज को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब समस्याएं जो है खड़ी हो जाती। तो इसका एक ऐसा समाधान होना चाहिए, तो सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम में क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हमारी साझी विरासत है, हमारा सनातन है, हमारे 5000 वर्षों का इतिहास है, हमारे महाराणा प्रताप हैं, हमारे चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, तो हम अपने जो वीर पुरुष, अपने जो महापुरुष हैं, उनका ही पाठ्यक्रम में शामिल करें, यही ज्यादा उचित होगा। क्योंकि हम बाहर के विदेशी आक्रांताओं को शामिल करके, हम अकबर को महान बता करके या हम टीपू सुल्तान को महान बता करके हम अपने देश की विरासत को खत्म करने का ही कहीं ना कहीं तो जरूर काम करेंगे। लेकिन ये जो भी हो वो स्थायित्व के साथ हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा भविष्य के लिए भी। जी बिल्कुल अनूप जी, हमारे साथ रायपुर से मैनेजिंग एडिटर बलबीर जी भी लगातार बने हुए हैं। बलबीर जी, मणिपुर हिंसा को लेकर आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बघेल ने इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा है, और इसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक भी की जा रही है। उनका कहना है कि 50 दिन से ये हिंसा जारी है, 50 दिन से मणिपुर चल रहा है, लेकिन अब तक सरकार ने इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जी हाँ, ये एक्चुअल में इस समय पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या यही समस्या है जी। और अमित शाह से लेकर भाजपा का ये दावा है कि वो हर समस्या को चुटकियों में शामिल सुलझा लेती है, लेकिन मणिपुर की जो जाति समस्या है, जाति हिंसा की जो समस्या है मैतेई और कुकी समाज के बीच में जी, ये समस्या सुलझ ही नहीं बल्कि उलझती ही जा रही है। मतलब हिंसा इतनी बढ़ गई है कि कत्लो गैरात और हर चीज चरम पे है जी। और अमित शाह से और पूरा देश देख रहा है कि एक जिन्हें करीब करीब हर व्यक्ति बोलता है कि चाणक्य है, तो हमारे चाणक्य मणिपुर मामले में फेल क्यों है?
जी। सेना भी कुछ नहीं कर पा रही है वहां पे, पुलिस प्रशासन तो खैर ढेर ही है, और राजनीतिक रूप से भी भाजपा का वहां पे कंट्रोल है। क्या बोलते हैं कि इनको 2 इंजन वाली सरकार है, बावजूद मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है। जी। और मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त अमित शाह को दौरे तो ठीक है पूरे देश में करे हो, लेकिन मणिपुर पे विशेष ध्यान देना चाहिए उनको, क्योंकि इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जी जी बिल्कुल जी, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए धन्यवाद। तो ये वो तमाम मुद्दे थे जिन पर जनता की नज़र बनी हुई है। हमारे संवाददाताओं ने हम तक जो जानकारी पहुंचाई है, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा चल रहा है और मणिपुर हिंसा को लेकर आज सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की गई है। सर्वदलीय बैठक में अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और मानसून की जिस तरह से हम बात कर रहे थे, मानसून ने दस्तक दे दी है, इसको लेकर लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कई जगह पर जलभराव की स्थिति भी बन रही है, जिसको लेकर भी प्रशासन लगातार कार्य कर रही है, जिसको लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।